साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पार्ट 1 में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पे आना है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। ऑलराइट, ग्रेविटेशन चैप्टर जो है इसमें आपको क्या पढ़ना है। देखिए, पिछले साल जब कोरोना था तो बहुत सारे बॉक्सेस को उन्होंने क्या कर दिए थे, सारे स्किप आउट कर लिए थे। बट इस टाइम कोविड नहीं है, कोविड नहीं रहने की वजह से सारा पोर्शन आने वाला है 100%, राइट। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ऑलराइट, यहाँ पर फर्स्ट पेज में जब आप आओगे पेज नंबर 1 में, तो पेज नंबर 1 में आपको ग्रेविटेशन करके दिखाई देगा। ऑलराइट, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने का, एक बार रिवाइज कर लेना है। ऑलराइट, यहाँ पर आपको पूछा गया है लास्ट में बॉटम में, कैन यू रिकॉल व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नहीं, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑलराइट, जब मैं मूव ऑन करूँगा आगे, यहाँ पर वी हैव द सेकेंड पेज। ऑन सेकेंड पेज में देयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ऑलराइट, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको क्या करने का, अगर आपकी स्कूल टीचर ने आपको अच्छे तरीके से मार्किंग दे के रखी है तो आप क्या करने वाले हो, ये वाले आंसर को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ऑलराइट, कौन सा वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। ओके, बिकॉज दैट स्टैंड्स फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है, बट जब मैं पेज नंबर 3 पे आता हूँ तो 3 पेज नंबर पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ही सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है, केपलर्स लॉ। राइट, केपलर्स लॉ आपको पढ़ना है। यहाँ पर केपलर्स के 1 नहीं 2 नहीं 3 लॉ है, और वो तीनों लॉ को पढ़ने का मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ये 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है और 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए डायग्राम के साथ भी आ सकता है। आपको ये डायग्राम को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, 2 बार प्रैक्टिस करना है। प्लीज़ स्टार डालिए वहाँ पर मेरे साथ में, 2-3 स्टार्स डालिए। ऑलराइट, एंड साथ में वहाँ पे आपको साइड में केपलर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ दिख रहा है, वो भी आपको एक बार क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। ऑलराइट, जब मैं मूव ऑन करूँगा नेक्स्ट पेज नंबर पे, जो है पेज नंबर 4, यहाँ पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को टिक मार्क कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बट केपलर्स लॉ मैंने बोला ना, एकदम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स या 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा ही जाने वाला है। ऑलराइट, जब मैं मूव ऑन करूँगा आगे, यहाँ पर आपको दिया गया रहेगा बहुत सारे पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 7 पे सारे क्वेश्चन उसके बेसिस पे है। कौन से बेसिस पे है, यस, सॉल्व एग्जाम्पल बेसिस पे। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो इजी लगता है यहाँ से आप उसको कर लीजिए। बट पेज नंबर 8 पे मैं आपको बता दूँ कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज स्किप मत करना, इसको इग्नोर भी मत करना, बिकॉज दिस क्वेश्चन अगेन स्टैंड इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, तो हम जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी दिखाई देगा, उसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लेना। मास एंड वेट का डिस्टिंग्विश बिटवीन है यहाँ पर, मास एंड वेट का, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, और उसके बाद में क्या करना, आप उसको लिखना आपके बुक में, रफ बुक में, मास एंड वेट का डिस्टिंग्विश खुद से बनाना। या तो अगर आपको स्कूल में आपकी टीचर ने दिया रहेगा तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि आप उसको रिवाइज करके एग्जाम में लिख के आते हो। ऑलराइट, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन और डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मास एंड वेट का। ऑलराइट, या तो आपको लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेंगे तो SGS और CGS यूनिट पूछ सकते हैं, वो भी ध्यान रखना, आपको पता रहना चाहिए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर ग्राम CGS यूनिट, वो आपको पता रहना चाहिए। Okay, then over here when we move further ahead, over here we have chapter number 13, 14 जो पेज नंबर है अपना, वो वहाँ पर से आपको सिर्फ रिवाइज करना है। और जब हम लोग यहाँ पर आएंगे पेज नंबर 14 पे, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, वैल्यू ऑफ जी, 4th, 5th, ये सारे जो क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसको आपको सिर्फ एक बार देख लेना है, क्योंकि वही हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, प्लस उसी के साथ में कौन से आंसर्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, तो डॉबर्नियर का क्या है, डैश कोरिलेशन, यस राइट बोले आपने। ट्रायड्स है, क्या है,
ट्रायड्स, TRIADS, तो आपको पता रहना चाहिए, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपको पता रहना चाहिए। ऑलराइट, देन व्हेन वी मूव फर्दर अहेड वी हैव ऑन पेज नंबर 17 मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के ऊपर ये 2 लॉ है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है और डीमेरिट्स और मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चंस बनते हैं। आपको याद रखना है, मेंडलीव नाम जहाँ आया वहाँ पे आपका मन जो है खुल जाना चाहिए और स्टार मार्क लगाना है आपको मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, जो है पेज नंबर 19 पे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो है पेज नंबर 20 पे। ऑलराइट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि डीमेरिट्स जो क्वेश्चन है ये जब से मैं पढ़ रहा हूँ 10th में तब से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रैंडमली पूछा जाता है। कभी कोई साल में पूछा जाता है जुलाई में, कभी कोई साल में सितंबर में पूछता है, कभी कोई साल में मार्च में पूछता है। पहले एग्ज़ाम जुलाई में होता था, अभी सितंबर में होने लगा है रिपीटर्स के 80 वाले लोग का, तो उन लोग को ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मैं आपको बोल दूँ कि क्या पता आप भी नसीब वाले और आपको पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना। ऑलराइट, then when we move further ahead, coming on to page number 23, there is a big table of periodic table, modern periodic table आपको दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि F ब्लॉक किधर है, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो नीचे का एलिमेंट्स है वो सारे क्या है आपके F ब्लॉक्स, और D ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आते हैं। ऑलराइट, आपको ग्रुप 3 से ग्रुप 12 आपका क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट है। ऑलराइट, एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ऑलराइट, गैसेस वाला ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप 18 है आपका, क्या है, गैसेस वाला है। ऑलराइट, helium, neon, argon, krypton, xenon. Alright, then we have this one, radon, and the last one is what I cannot see because I'm blind. Alright, the group 18 contain gases, inert gases. Then we have very nice important question on page number 24. वैलेंसी करके क्वेश्चन है आपको वहाँ पर। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, और उसके साथ में आपको रीजन फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैलेंसी का, तो मेक श्योर करिए आप वहाँ पर एक स्टार मार्क डाल रहे हो, बिकॉज यू विल फाइंड एंड फील दैट दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे नॉट एट ऑल गिव अ ब्लाइंड आई, बिकॉज मुझे पता है आपका दर्द मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। साइंस में जैसे आपको डर लग रहा है अभी, ऐसा मुझे एग्जाम के टाइम पर लगता था, बट मुझे कोई ऐसा नहीं था कि जो इंपॉर्टेंस बता सके, कुछ पढ़ा सके। मेरे को कोई समझने ही वाला नहीं था कि मेरा इतना बड़ा जो दिमाग है, दिमाग के अंदर में इतना सा दिमाग है, उसके अंदर मैं इतने बड़े बड़े आंसर्स कैसे घुसाऊँ। तो देयर वाज नो वन टू गाइड मी। मेरे को पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम को किस तरीके, एग्ज़ाम की नीड क्या है। बट हियर आई एम गिविंग यू अ वेरी फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब ऑल व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, बिकॉज यहाँ पर मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है पिछले 10 साल से पढ़ा के कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं। एंड राइट नाउ आई एम सो एलिजिबल एंड हैप्पी इनफ टू टेल यू दैट ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आंसर व्हिच आई एम गिविंग यू एज एन इम्पॉर्टेंट इज व्हाट इज गोइंग टू टर्न अप इन द पेपर। डू नॉट गिव इट अ ब्लाइंड आई। ऑलराइट, देन जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाओ तो आपको पेज नंबर 28 पे जब आप आओगे तो आपको क्वेश्चन आंसर दिखेगा। वो क्वेश्चन आंसर को एक बार रिवाइज कर लेना सारे, जो भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ में वही इंपॉर्टेंट है। बट पेज नंबर 29 पे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से आप एक बार क्या कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, क्योंकि वो आपको पूछा जा सकता है। फिर उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर जो 9 है और क्वेश्चन नंबर 8 और जो 5 है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। कौन सा शेल मेटल, कौन सा शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंसी 0 कभी है, नॉन मेटल्स कौन से थर्ड पीरियड के अंदर, कौन से गैसेस है ग्रुप 18 के अंदर, वो आपको मेंशन करने आना चाहिए। ऑलराइट, जब मैं मूव ऑन करूँगा आगे, वी हैव चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यार आपको क्या पढ़ना है, लेट मी जस्ट टेल यू। ऑलराइट, यहाँ पर आपको पढ़ना है सबसे पहला पेज पर जो आपको इतना बड़ा डब्बा दिया है ना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, वो पढ़ लेना है। हाय एक बार ये आ गया था क्वेश्चन, बच्चे लोग इतने खुश थे ना कि उन लोगों को लगा था कि यार ये इतना लल्लू क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है, बट बोर्ड एग्जाम वाले लोग ने पूछा। तो आप भी मुझे लगता है कि एकदम खुशकिस्मत हो जिस लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु नोज, राइट? So when we move further ahead, we have the same question being lined up in an important manner. Let's just move on to page number 30. कहाँ मार्क करके रखा है हमने? Yes, 35 पे।
35 पे जब आप आते हो, यहाँ से चालू होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारे क्या आपको अच्छे तरीके से क्या याद रखने का है। एक एग्जाम्पल जैसे Fe प्लस S FeS, ये क्या हो गया आपका, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आपने डेफिनेशन याद रख लिया, आपने एग्जाम्पल याद रख लिया, आपका टाइम आपका काम हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहाँ पर आपने डेफिनेशन याद रख लिया। ऑलराइट, और नीचे आपने रिएक्शन याद रखा जैसे कि Zn प्लस SO4 के बाद ZnSO4 प्लस Cu। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा उस चीज़ के लिए भी। ओके, डिस्प्लेसमेंट और ये सारे रिएक्शंस को आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। और उसी के साथ साथ में चैप्टर नंबर 3 एकदम इजीली खत्म हो जाता है आपका। कैटलिस्ट करके वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, कैटलिस्ट विच इज़ ऑन पेज नंबर 41। कैटलिस्ट को एक बार प्लीज़ देख लेना। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे उसको आप क्या बोलोगे, कैटलिस्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, वेरी गुड, कैटलिस्ट। व्हेन वी मूव फर्दर हेड ऑन द सेम पेजेस, आपको आना है पेज नंबर 45 पे, 44 पे, सॉरी 44 और 45 पे एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर करोशन इंपॉर्टेंट है, वो करोशन को आप मार्क कर लीजिए। क्यों मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पे एक लास्ट क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में वो मालूम है पानी का बूंद है, उसके ऊपर आपको रिएक्शंस बना के दिए हैं, वो आपको याद रखना है। साथ में रैंसिडिटी आपको याद रखना है जो पेज नंबर 45 पे है। जब से मुझे पता चला कि वड़ा पाव जो है जो बेचते हैं लोग, ऑलराइट, उन लोग पूरे महीने भर एक ही तेल में बार बार वड़ा पाव बनाते रहते हैं। हमारे मम्मा डैडा के जैसा नहीं है कि हमेशा जब कुछ नवा बनाए तो नवा तेल यूज़ करते, पुराना वाला फेंक देते हैं। उन लोग तो यार सालों साल यही करते रहते हैं। तो जब से मैंने वड़ा पाव और बाहर का स्ट्रीट फूड खाना छोड़ ही दिया है, बिकॉज आई हेट इट, एंड इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रैंसिडिटी। यहाँ पे आपको इसको क्लियरली समझाया गया है एंड आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने उसको एक्सप्लेन किया तो। और पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, मैं आपको जिसके बारे में बता रहा था, करोशन के बारे में। जितना स्टार हो सकता है उतना स्टार मारिए आप पर, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ डिटेल। 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ये, 5 मार्क आपका हो जाएगा अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो। ऑलराइट, मेरा काम है आपको इम्पोर्टेंस देना, मेरा काम है आपके बुरे वक्त में आपका साथ देना। बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपसे बड़ा हिम्मत वाला इंसान और कोई नहीं है इस दुनिया में जो जंग को जीत सकता है। और आपकी जंग है, आप खुद लड़ोगे आपके अच्छे के लिए। ऑलराइट, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने तरीके से अपना बेस्ट दे रहे हो और अपने लिए आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तभी आपके जितने सपने हैं वो सब साथ आपके चलेंगे और आप जो भी चाहते हो आपको पूरा मिलेगा। ऑलराइट, इसी के साथ हम लोग मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट में व्हेन यू विल कम ऑन टू दिस चैप्टर, ओह माय गॉड, लेट मी जस्ट टेल यू देयर आर सर्टेन आंसर्स। इसमें एकदम छोटे ही सर्टेन आंसर्स जो आपको पढ़ने का है। सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर 48 पे। ऑलराइट, ये आपने एक बार पढ़ लिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 2 लाइन का डेफिनेशन, बस आपका दिन बन जाएगा। आपको पता है ये गोल गोल वायर जो हम लोग देखते हैं पंखे के अंदर रहता है या कोई चीज़ के अंदर रहता है, उसको बोलते हैं सॉलिनॉइड। वो स्पेलिंग याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव। Alright, then when we move on to further chapter page numbers, जैसे पेज नंबर 50, 51 पे यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है तो प्लीज़ करिए। एज फार एज व्हाट आई थिंक इज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, बट व्हेन वी कम ऑन टू पेज नंबर 53 पे आपको ध्यान रखना है देयर इज अ थंब रूल विच इज़ राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये सब रहने वाला है। तो आप उसको प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना। आई वुड टेल यू दैट इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग देखते हैं पेज नंबर 53 में क्या है इम्पॉर्टेंट। कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 54, 55 में आई टोल्ड यू एक क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक मोटर करके, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये ऐसे 2 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आपको 5 मार्क्स फेच करने में मदद करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आएगा साइंस के डिटेल क्वेश्चन के फॉर्म में
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट हैज़ बीन asked to all of us since I was in 10th standard. It was asked to me also at that time. Now you guys are in 10th standard. I hope that they would ask you this question, and since I had given you the importance of this question, you need to make sure that you are worrying onto this question, you are stressing hard, and you are by hearting this answer, and you are just rocking it up. All right, now when we move on further ahead on page number 58 पे मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट है. बट जब मैं 59 पे आता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर का भाई आएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये आपको वापस से डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म में पूछा जा सकता है, डिटेल फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्या पता कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा सकता है. बट इसका प्रेजेंस होना पेपर के अंदर इज़ इम्पॉर्टेंट. और जैसे खाने में नमक का रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे इस चैप्टर का और इस पर्टिकुलर आंसर का होना पेपर के अंदर इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. ऑलराइट, आपको याद रहना चाहिए कि मैंने ये बात आपको बोली और आप ये आंसर को क्या कर रहे हो, रिवाइज करके जा रहे हो. जब मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑड वन आउट, ये सारे क्वेश्चन है पेज नंबर 60 पे. पेज नंबर 61 में बहुत सारे डायग्राम्स हैं और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल. उसको प्लीज़ रिवाइज करना अच्छे तरीके से. जब मैं मूव करूँगा नेक्स्ट चैप्टर पे, 5वां चैप्टर जो है हीट चैप्टर में मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है हीट. एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट मार्क्स यही से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यही से, और सारे के सारे इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाने वाले हैं. ऑलराइट, व्हाई इट इज़ इजी? बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें से क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है. ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर 5th चैप्टर में हीट में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, पेज नंबर 62 में when you will come there is nothing important over here, but when you switch on to page number 63 में सबसे पहला जो आपको टॉप पे डायग्राम दिख रहा है ना, ये टॉप पे जो डायग्राम है इसको प्लीज़ ज़रा 5 स्टार मारिए वहाँ पर, 5 स्टार इसके लिए क्योंकि डायग्राम के साथ ही साथ बाजू में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. पिछले साल 3 मार्क के लिए पूछा गया था, पिछले साल 2019 में अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. आई होप आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हो और रिवाइज कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रीवियस ईयर पिछले साल के क्वेश्चन ही आपको पूछे जा सकते हैं वापस से एग्जाम में, जिसकी वजह से आपका एक आपको एक माइंडसेट मिल जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़ के जाना चाहिए, ये चीज़ नहीं पढ़ के जाना चाहिए. और वो पिछले साल के वीडियोस और क्वेश्चंस मैंने बना के डाला है यूट्यूब के ऊपर, प्लीज़ जाके चेक करिए. ऑलराइट, देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सब बताया गया है यहाँ पर. आपको मेक श्योर करने के आप उसको क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो. रेजुलेशन के बारे में बात की गई है जो है पेज नंबर क्या है ये 64 पे. रेगुलेशन को आप प्लीज़ एक बार मार्क कर लीजिए. रेगुलेशन का आंसर आपको ट्यूशन आपके स्कूल बुक में दिया रहेगा, आपके ट्यूशन नोट्स में दिया रहेगा, या आपको टीचर ने आपकी दी रहेगी, तो उसको प्लीज़ वहाँ से रिवाइज करना. यहाँ पर क्रिस क्रॉस मैनर में आंसर दिया हुआ है. एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर को प्लीज़ मार्क करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, मेरे को हमेशा से एक क्वेश्चन था कि यार जब बर्फ़ तालाब पे गिरती होगी तो नीचे अंदर मच्छी लोग तो एकदम ठंडी के मारे मर जाती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है. ऊपर लेयर बन जाता है और नीचे का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, वो ऊपर के टेम्परेचर से मैचअप नहीं कर पाता है, तो अंदर आराम से मछलियाँ घूमते रहती है. वो कैसे मुझे मालूम पड़ा, जब मैंने एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर को पढ़ा. ऑलराइट, तो आप भी इस चीज़ को पढ़िए, अपना नॉलेज जो है उसको एक्सपांड करिए. एंड डेफिनेटली पेज नंबर जब आप 65 पे आओगे तो एक होप अपैरेटस करके बाजू में वहाँ पर ग्राफ टेम्परेचर का दिया है आपको, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना. बिकॉज ये दोनों ग्राफ जो ऊपर गया एक और ये नीचे जो है, दोनों में से एक क्वेश्चन एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर और लैटेंट हीट के ऊपर क्वेश्चन आपको ये चैप्टर से बन के तो मिलने ही वाला है, उसमें कोई दौराए नहीं है, कोई शक नहीं है. ऑलराइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एक्सचेंज, ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में. और जैसे ही आप 71 पेज नंबर पे आओगे, जो 2 ग्राफ के बारे में मैंने आपसे बात किया था वही 2 ग्राफ का यहाँ पर क्वेश्चन भी है, आप उसको प्लीज़ रिवाइज करना. प्लस रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ करके क्वेश्चन दिया है आपको पेज नंबर 72 में. ये पेज नंबर 72 का जो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ करके क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है. चारों क्वेश्चन में से अगर कुछ भी आता है आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि ऊपर पैराग्राफ पे
इसका आंसर दिया हुआ है और वहीं से आप उसको रिवाइज करके आपको अच्छे तरीके से उसको लिखने का है। तो ये पेज नंबर कौन सा है मैं आपको बता दूं, 72 में आपको मार्क करना है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। ऑलराइट, आई रियली प्रे टू गॉड कि 5 मार्क्स के लिए आपको आ जाए और आपकी लॉटरी लग जाए एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 5 चैप्टर में अच्छा खासा मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया है। वीडियो को पॉज करिए और अगर आपने नहीं देखा है सारे इंपॉर्टेंस को एक बार फिर देख लीजिए। ऑलराइट, एंड प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि अगर आप मदद करोगे किसी की तो ऊपर वाला डेफिनेटली आपकी मदद करेगा, वो आपको समझेगा। तो शायद से मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जिसको इसकी ज़रूरत है आप उसको प्लीज़ भेजिए, एंड शायद हो सकता है कि आपको क्या पता कोई एक इम्पॉर्टेंट इंसान आपके आके मदद कर दे। उसी के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो। ऑलराइट, यहाँ पर मेरे को आपको बताना है चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भंडार इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जा सकता है। आई एम सो सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर 74, पेज नंबर 74। ऑलराइट, अब यहाँ पर इसको मार्क कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। जब हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर आते जाएंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स करके एक फिनोमेना यहाँ पर दिया गया है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो फिनोमेना है आप उसको क्या कर रहे हो, एक बार अच्छे से रिवाइज कर रहे हो क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। apparent position of stars, apparent position of stars क्या है, effects of atmospheric refraction क्या है, उसको भी एक बार प्लीज़ देख लीजिए। dispersion of light को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। dispersion of light is again an important question. phenomena of splitting of color components into different direction is called dispersion of light. I may not sound perfect in this answer, but you know that what is the correct definition. I hope you would have remembered it and would have write it in the exam. All right, then when we move further ahead over here in this chapter, एक रेनबो करके important question है जो पेज नंबर 78 पे है। यही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एग्जाम में आ सकता है फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए आपको लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट फिनोमेना ऑफ लाइट कैन बी विजिबल कैन बी सीन इन रेनबो। तो आपको पता है रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है और डिस्पर्शन है। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ूँगा आपको पेज नंबर 79 में क्वेश्चंस है वो आप रिवाइज कर लेना। बाद पेज नंबर 80 में लेंस डायग्राम का जो चैप्टर है, लेंस में से मैं आपको बोलूँ क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होल्ड करता है जो हर साल पूछा जाता है इस चैप्टर में से है वो है यस मैं पहले वो आंसर पे आऊँगा और फिर आपको आगे बताता हूँ। वो है पेज नंबर 88 पे, वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया 2 ऐसे क्वेश्चन है जिसका डायग्राम भी अगर आपको आ गया तो आपको वहाँ से 3 मार्क्स मिल सकते हैं, जिसको अगर 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा तो आपको वहाँ से भी पूरे 5 मार्क्स मिल सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके आँख पे रिलेटेड है, तो आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हो, आप इसको दिमाग से लिख सकते हो और आपको इसमें रॉन्ग लिखने का चांसेस ही नहीं उठता है। यहाँ पे क्वेश्चन को हर तरीके से ट्विस्ट किया जाएगा। जैसे कि अनिल नाम का एक लड़का है जो आपके बेंच पे ही बैठा है एंड वो चश्मा पहनता है जिससे उसको दूर की चीज़ दिखाई देती है। तो आप बता सकते हो उसको कौन सी बीमारी है जिससे उसको दूर की चीज़ जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी वो अभी उसको दिखाई दे रही है। तो उसको कौन सी डिफेक्ट है, आई डिफेक्ट है, वो कौन सा लेंस यूज़ करता है, उसके 2 रीजंस क्या है उसके आई डिफेक्ट के। ऑलराइट, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है। ऑलराइट, ये आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ के जाइए कि यहाँ पर से कोई भी वियर्ड क्वेश्चन को नहीं बन के आ जाए, वियर्ड से वियर्ड आप उसको लिख पाओ। ये हो गया क्लियर यहाँ पर हमारा। आगे जब मैं बढ़ूंगा यहाँ पर मैं पीछे आ रहा हूँ वापस से, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया। अब मैं आपको बता दूँ कि पेज नंबर 81 पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सारे वो दिए हुए हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, लेंस का रेडियस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ओ क्या है। आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि वो रिवाइज करने से आपको मार्क्स मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑलराइट, जब मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर आपको 3 इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम दिख रहा होगा। रूल, तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा किधर
इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये 3 रूल को आपको क्या करने का अच्छे से समझना है और अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस करके उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है। Write the 3 rules for drawing the image, for making the image by convex lens. What if this question will be asked to in the exam? I want you to just crack it with all of the zeal and zest which you have in yourself. Alright, then over here we have on page number 83 में आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रहा होगा, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको प्लीज़ स्टार करना है। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर टैबुलर फॉर्म में आ जाएगा तो आपको लिखने आना चाहिए। ऑलराइट, देन व्हेन वी मूव फर्दर हेड, यहाँ पर आपको वो दिखेगा सेम टेबल जो यहाँ पर भी बना के दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, उसको भी आप मार्क कर लीजिए। एंड उसी के साथ में ये चैप्टर में एक आई डायग्राम करके, आई के ऊपर डायग्राम है और आई के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉर्ट नोट दिया हुआ है। ये आपको मेरे ख्याल से उन्होंने पूछ सकते हैं डिटेल फॉर्म में, मेरे ख्याल से, बिकॉज दिस हैज नेवर बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। पहले कभी पूछा नहीं गया है, पूछा गया है तो इतने डिटेल फॉर्म में नहीं पूछा गया है। शायद से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या तो फिर 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्म में आपको आ सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ूंगा तो आपको याद रहना चाहिए कि आपको एप्लीकेशन ऑफ लेंस क्या है और सब क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। और हम लोग इस चैप्टर को छोड़ के अभी बढ़ते हैं आगे वाले चैप्टर की तरफ, जो है चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी। मेटलर्जी में I'll tell you what is important। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल जो है, ये आप इसको जरा अच्छे से कर लीजिए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में अगर आप करोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, आपको वो इजीली याद हो जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन लगेंगे, बट आप डिस्टिंग्विश बिटवीन में करोगे तो 2 ही क्वेश्चन रहेगा और आपको जस्ट साइड बाय साइड कॉन्ट्रास्ट का पॉइंट्स पढ़ना रहेगा आपको। ऑलराइट, हम जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पेज नंबर 95, 96 में सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई विल जस्ट टेल यू कि रिवाइज इट। बट यहाँ पर जब मैं पेज नंबर 97 पे आऊँगा, 97 में जो ये टेबल का डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर, react with water, react with acid, react with oxygen, higher, lower, ये वो आपको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करना है। कज यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको तरीके से समझना है। मैंने चैम्पियन बुक के अंदर भी ये चीज़ को इतने तरीके से समझाया है कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आपने चैम्पियन बुक की कॉपी नहीं लिया है तो अब तो ले ही लीजिए आप, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो है जो आने वाले हैं, साइंस 1, साइंस 2 एंड ऑल दैट सब्जेक्ट्स, इसमें आपको ये बहुत हेल्प आउट करेगी ये बुक। ऑलराइट, एंड आगे मैं बता दूँ आपको कि पेज नंबर क्या है इधर पे अपना, 99 में वी हैव बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ये सारे क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो आप तरीके से समझ रहे हो, इसको अच्छे से समझ रहे हो, पढ़ रहे हो और उसके बाद में इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, इन द सेंस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट आई कैन नॉट फाइंड आउट राइट नाउ, बेयर्स प्रोसेस करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन विच, या पेज नंबर 104 में सबसे पहले आप आ जाइए। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एलुमिना है। दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो इन बोर्ड एग्जाम फॉर 5 मार्क्स। एंड उसी के साथ में पेज नंबर 103 पे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर है, जो बेयर्स प्रोसेस का एक पार्ट है। ऑलराइट, आप उसको क्या कर रहे हो, उसको दोनों को, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना और बेयर्स प्रोसेस, ये दोनों क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको भरोसा हो जाना चाहिए आपके ऊपर कि अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आता है तो मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे तो कोई डर ही नहीं है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। Alright, that has to be the spirit and energy which you should carry along with you when you are writing this answer, because I'm telling you, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन डिटेल में आएगा ही आएगा ज़रूर। ये चैप्टर जितना मैंने आपको बोला 4th और 5th चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर भी मेटलर्जी का। ओके, अब मैं जब आगे बढ़ता हूँ पेज नंबर 105 से 106 पे, यहाँ पे करोशन करके है ऑफ मेटल्स। जैसे मैंने आपको बताया 3rd चैप्टर में करोशन का आंसर इतना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इस चैप्टर में भी करोशन ऑफ मेटल का आंसर इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और डिटेल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में पूछने के चांसेस है इसके। ऑलराइट, यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं कि कौन से बहुत मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोशन, तो आपको पता रहना चाहिए वो 5 मेथड कौन से है: गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग, ऑलराइट, एंड एलोवेंट। आपको पता रहना चाहिए 5 मेथड किस तरीके से काम आते हैं कोई भी चीज़ को जंग लगने से बचाने के लिए, और आपके घर पे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये कोरोशन के मेथड्स किए गए हैं अप्लाई। ऑलराइट, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स, मेक पेयर ऑफ सब्सटेंस, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन द टर्म, कंप्लीट द फॉलोइंग, एंड एवरीथिंग इज देयर। आप उसको क्या कर रहे हो? अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे हो। पेज नंबर, उसी पेज नंबर पे यहाँ पर 109 पे देखो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का है 281, बी का 282 है। दोनों मेटल का नाम क्या है? दोनों मेटल का रिएक्शन में से किसका ज़्यादा है? इन लोगों का HCl के साथ में रिएक्शन क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये वाला आंसर भी आप इक्वली इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। Alright, then when we move on to the next point, that is point number 11. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बोला ना वो टेबल आपने रिवाइज कर लिया अच्छे से चैम्पियन बुक में से, तो यहाँ पर ये टेबल आपको सॉल्व करने में एकदम आसानी होगी। एंड साथ में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स करके जो चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड्स 9th चैप्टर है। यहाँ पे से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले बता दूँ। आप पेज नंबर 114 पे आ जाइए। पेज नंबर 114 पे जब आओगे तो आपको हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दिखाई देगा। अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में आ सकता है। यहाँ पर आपको एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, नाउ एज वी मूव ऑन टू पेज नंबर 115, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ 115 में कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, बट 16 में ऑन दैट पेज you will find out that there's a big question का box given, straight chain of carbon atoms, structural formula, molecular formula and name। वो वाला बॉक्स आपको फिल करना है। वो पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली फॉर 3 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। कंप्लीट द टेबल करके आएगा आपको, इसमें से कोई भी 4 लिंक करके देगा आपको उन कार्बन आइटम का, आपको वहाँ से क्या करने का उसको समझना है और उसको याद करना है। जब मैं आगे मूव ऑन करता हूँ इसी पेज पे कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, बट जब मैं नेक्स्ट पेज पे होगा 117 पे, तो देयर इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक टेबल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक टेबल है। और जब हम लोग उसको ग्रुप में देखेंगे यहाँ पर रोज वाइज, तो वहाँ पर स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। आपको एक बार ही क्या करने का, ये सारे डायग्राम्स को क्या करने का, रिवाइज करके जाना है। ऑलराइट, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन दिया है वहाँ पर C6H12, C6H10 का, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, एक नॉलेज मिल जाएगा किस तरीके से आपको बनाने का है। ऑलराइट, जब मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल दिया हुआ है आपको 118 पेज नंबर में। 118 पेज नंबर में जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल दिया हुआ है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है बाकी सब क्वेश्चंस के जैसा। मैं बोल दूँ आपको यहाँ पर कि आपको ये वाले टेबल्स में से क्या क्या पढ़ना है, अल्कोहल पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। ऑलराइट, देन यहाँ पे जो लास्ट है आपको नाइट्रोजन में एमाइंस को सिर्फ रिवाइज करना है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बट ये जो स्टार्टिंग के 4 मैंने बोला है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, आई एम सॉरी मैंने केटॉन नहीं मार्क करवाया है, केटॉन भी इंपॉर्टेंट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चारों का आपका टेबल याद रहना चाहिए। होमोलोगस सीरीज का जो आंसर है, आई वुड टेल यू दैट आप इसको करके जाओगे और रिवाइज करके जाओगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज आई फील दैट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, जब मैं मूव ऑन करूँगा आगे नॉमेनक्लेचर वाले आंसर में जो है पेज नंबर 120 और IUPAC सिस्टम है। IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑलराइट, ये आपको पता रहना चाहिए। आगे जब मैं बढ़ूँगा इसी पेज पे 121 में एक टेबल है, उस टेबल को आपको क्या करने का है, अच्छे से रिवाइज करना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेट चेन कितनी है इसमें, और पेरेंट नेम क्या है। ऑलराइट, देन व्हेन वी मूव ऑन फर्दर हेड ऑन पेज नंबर पेज नंबर कौन सा, ये 123 में
यहाँ पर आपको दिख रहा है एथिलाइन, एसिटिलाइन, एसिटिक एसिड, मीथाइल अल्कोहल वाला एक टेबल दिया है जिसमें आपको IUPAC नेम करने बोला है। इस टेबल को प्लीज़ फिल करके इसको याद करना। मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें भी देता हूँ, एथिलाइन, एसिटिलाइन, एसिटिक एसिड, मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन। ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंपॉर्टेंट है। ये 6 बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपको उसको रिवाइज करना है एंड उसी के बेसिस पर आपको क्या करने का है, क्वेश्चन को पढ़ के जाना है एग्जाम में। ऑलराइट, देन जब मैं आगे बढ़ूंगा इस पेज पे, पेज नंबर 126 पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको एक बार ही क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो इस चैप्टर के अंदर बिलोंग करता है, बाकी सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके। ऑलराइट, देन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया है और इसमें यही सारे जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टैंड बाय करते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10। ऑलराइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको राइट द IUPAC नेम दिया है चैप्टर नंबर 9 में, उसको एक बार कर लेना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड, उसको एक बार कर लेना क्योंकि केमिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ से केमिकल इक्वेशंस ज़्यादा आने के चांसेस है। प्लीज़ आप उसको एक बार रिवाइज करना, जो है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एंड जब मैं मूव ऑन करता हूँ फाइनल चैप्टर पे जो है स्पेस मिशन, यहाँ से आपको क्या पढ़ना है जो 4 मार्क के लिए आपको पूछा जाने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, जैसे कि फर्स्ट पर्सन टू गो इन स्पेस इज यूरी गागरिन, या तो डेब्रीज का मतलब क्या है, ऑलराइट, या तो LEO का फुल फॉर्म बताओ एंड ऑल दैट क्वेश्चन। आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, दैट बिकम्स अ कप ऑफ टी फॉर यू, यस और नो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सा आंसर पढ़ना है। सबसे पहले तो पेज नंबर 136 पे आ जाओ। ये आपको एक बारी ये जो येलो डायग्राम जो दिया है, येलो कलर का डब्बा दिया है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। इनसैट का, GSAT, IRNSS, IRS, GSLV और PSLV, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर स्किप मत करना। ऑलराइट, जब मैं मूव ऑन करूँगा आगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सैटेलाइट का क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट, नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड द लॉन्चेस। यहाँ पर आपने सैटेलाइट्स का क्वेश्चन कर लिया अच्छे से। ऑलराइट, अच्छे तरीके से आपने अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो फर्स्ट और सेकंड टेबल है उसको आपको वही रिवाइज करना है। इसमें लास्ट जो टेबल है इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको आप बिल्कुल मत रिवाइज करिए। आपको पता रहना चाहिए कि सोल्जर्स कौन सी सैटेलाइट यूज़ करेंगे, मिलिट्री सैटेलाइट, यस और नो। इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखा रहे हैं तो कहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कौन सा सैटेलाइट के थ्रू, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या ब्रॉडकास्टिंग, वेरी गुड, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट से मालूम पड़ेगा। ऑलराइट, तो आपको इस तरीके से बोलने आना चाहिए। फिर जब हम लोग पेज नंबर 138 पे आता है, यहाँ पर हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में भी क्वेश्चन है जो आपको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करके आपको यहाँ से इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मिल जाते हैं सारे क्वेश्चंस को। जब लास्ट में हम लोग आएंगे यहाँ पर पेज नंबर 140 में, यहाँ पर एक रॉकेट का डायग्राम दिया हुआ है। रॉकेट के डायग्राम को आपको एक बार रिवाइज करके, अगर आपकी स्कूल की टीचर ने कोई नोट्स दिया आपको रॉकेट के डायग्राम के बेसिस पे, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। इसको यहाँ पर स्टार मार लो क्योंकि रॉकेट का लेबलिंग आ सकता है कि किस तरीके से रॉकेट के अंदर इंजन लगाए जाते हैं, सैटेलाइट कहाँ रखी जाती है और कितने स्टेजेस फ्यूल के दिए जाते हैं। ऑलराइट, और उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मिशंस के बारे में बताया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेस मिशन का, मार्स मिशन एंड इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ गई है, और स्पेस डेब्रीज के बारे में बताया गया। ये सब आपको रिवाइज करके आपको खुद के फॉर्म में लिखना है। चैप्टर नंबर 10 एक ऐसा चैप्टर है साइंस 1 के अंदर जिसमें आपको ये बात समझना है कि यार यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जितना आपने समझा, जितना आपने पढ़ा, आपको वैसे ही लिखना है। ऑलराइट, क्योंकि जब बाकी सारे चैप्टर जिसमें केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर का फॉर्मूला एंड ऑल दैट, उसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा वरना फ्लो टूट जाएगा आंसर का। बट ये चैप्टर में आप अपने हिसाब से बायोलॉजी का चैप्टर समझ के आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो इस चैप्टर को। इतने ही इंपॉर्टेंस जो है ये पूरे सब्जेक्ट के अंदर है। मैंने आपको टोटल 1 से लेकर 10 चैप्टर के बीच में जितने इंपॉर्टेंस है मैंने आपके साथ में सब
शेयर कर दिया है। यहाँ पे देयर इज नो गैप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ अस कि वी हैव लेफ्ट आउट फ्रॉम एनी एंगल। हियर आई वांट टू टेल यू गाइस कि बहुत ही कम टाइम बचा है आपके पास, और आपको पता है ना आपके सपने सबसे बड़े हैं आपके लिए, और आपको उसको पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ आप अपनी उतनी ही मेहनत लगाइए, उतना ही करिए जितना आपसे हो सकता है, और थोड़ा एक्स्ट्रा देने से आपको थोड़ी ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, और यस बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। जो भी आपने किया है, आपकी मेहनत को आपको रंग लाने, आपकी मेहनत को रंग देने वाला आपका ऊपर वाला ही है। तो मेक श्योर करना कि मेरी मेहनत रंग लाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड ऑल्सो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए, कमेंट करके, हाँ ये कमेंट नहीं था, कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, एंड उसी के साथ में